Hello students, welcome to Knowledge Academy. I hope you all are doing well in life. आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे जीन जैक्स रूसो के संबंध में, जो कि एक महान राजनीतिक विचारक के रूप में जाने जाते हैं. ही इज़ नोन एज अ पॉलिटिकल थिंकर एंड फिलोसफर. जीन जैक्स रूसो के द्वारा लिखा गया फेमस कोटेशन कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है और सर्वत्र वह जंजीरों में जकड़ा हुआ है. मैन इज़ बॉर्न फ्री एंड एवरीवेयर ही इज़ इन चेन्स. यह जो कि रूसो का स्टेटमेंट है, आज भी स्वतंत्रता को समझने में प्रभावशाली है. रूसो अपने राजनीतिक दर्शन में यत्र तत्र अपने विरोधाभासी कथनों के लिए भी जाने जाते हैं. यही कारण है कि उन्हें थिंकर ऑफ पैराडॉक्सेस कहा जाता है. उनका यह कथन कि मैन इज़ बॉर्न फ्री एंड एवरीवेयर ही इज़ इन चेन्स में स्पष्ट है कि वे एक ओर स्वतंत्रता की बात करते हैं तथा वहीं दूसरी ओर बंधन या पराश्रयता की बात करते हैं. रूसो के जो आइडियाज़ थे, जो उनकी फ़िलॉसफी थी, वह हॉब्स एवं लॉक से एकदम भिन्न थी. जहाँ रूसो अपनी पॉलिटिकल फ़िलॉसफी में राज्य की आदर्श व्यवस्था का चित्रण करते हैं या स्वरूप प्रस्तुत करते हैं तथा मनुष्य को एक मासूम, निर्दोष एवं निर्मल पक्षी की तरह प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेता हुआ, स्वच्छंदता पूर्वक विहार करता हुआ, मस्त जीवन व्यतीत करता हुआ, विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन वाले मनुष्य को डिफाइन करते हैं. वहीं हॉब्स ने अपने विचारों में या स्टेट ऑफ नेचर को डिस्क्राइब करने में राज्य की जो इमेज है वह निगेटिव वे में प्रेजेंट की तथा मनुष्य को स्वार्थी, लालची एवं निरंकुशतावादी बताया. इस तरह कहा जा सकता है, इस तरह हम कह सकते हैं कि जहां हॉब्स ने राज्य के निरंकुशतावादी स्वरूप को प्रतिपादित किया या डिफाइन किया और लॉक ने भी स्टेट ऑफ नेचर के संबंध में अलग थ्योरी प्रस्तुत की, या ये कहें कि सीमित संप्रभुता के सिद्धांत को स्पष्ट किया, वहीं रूसो का नाम लोकतंत्रवादी चिंतन के साथ जुड़ जाता है. निश्चित ही यह रूसो के विचारों का ही प्रभाव था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन को उन्होंने प्रेरित किया. उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि फ्रांस में क्रांतिकारियों को उनसे प्रेरणा प्राप्त हुई और इसका परिणाम ये है कि फ्रेंच क्रांति के साथ रूसो का नाम अविच्छिन्न रूप से जुड़ जाता है. वास्तव में रूसो ही वह शख्सियत थे जिन्होंने सामान्य इच्छा के सिद्धांत को प्रतिपादित किया और जनतंत्रीय शक्तियों को समर्थित किया, या ये कहें कि जनतंत्रीय शक्तियों का समर्थन उनके द्वारा किया गया. रूसो की सामान्य इच्छा का सिद्धांत क्या है? इसका मुख्य कारण ये था कि रूसो प्रतिनिधि लोकतांत्रिक अवधारणा के विरोधी थे और डायरेक्ट डेमोक्रेसी के सपोर्टर थे या समर्थन करते थे. जीन जैक्स रूसो ऐसा मानते थे कि प्रत्येक व्यक्ति की इच्छाओं को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, एक यथार्थ इच्छा यानी एक्चुअल विल और दूसरी वास्तविक इच्छा यानी रियल विल. हम देखेंगे कि यथार्थ इच्छा क्या है. यथार्थ इच्छा से अभिप्राय रूसो का ये था कि प्रत्येक व्यक्ति की एक इच्छा है जिसके अंतर्गत वह केवल स्वयं का ध्यान रखता है, यानी अपने हितों का ध्यान रखता है. वह स्वार्थी, संकुचित और तत्कालीन हितों को देखने वाली होती है तथा वहीं दूसरी ओर जो वास्तविक इच्छा है यानी एक्चुअल विल है, रूसो ने इसके बारे में कहा है कि वास्तविक इच्छा परोपकारी, उदार एवं दूरदर्शी होती है. इस इच्छा के अंतर्गत व्यक्ति अपने हितों के बारे में सोचता तो है, लेकिन वह दूसरों के हितों का भी ध्यान रखता है. इस तरह से कहा जा सकता है कि जो वास्तविक इच्छा है यानी रियल विल है, तो वास्तविक इच्छा के अंतर्गत व्यक्ति अपने व्यक्तिगत हितों के साथ सामाजिक हितों का भी ध्यान रखता है. और इस तरह से इस पॉलिटिकल फिलॉसफर ने यथार्थ इच्छा एवं वास्तविक इच्छा के मध्य अंतर को समझाया. इसी तरह से पॉपुलर सॉवरेंटी का जो कंसेप्ट है उसे वास्तव में सर्वप्रथम रूसो ने ही समझाया, या ये कहें कि यह कॉन्सेप्ट रूसो ने ही दिया. प्रश्न उठता है कि सर्वोच्च शक्ति यानी पॉपुलर सॉवरेंटी क्या है तथा ये कहाँ पाई जाती है. इस संबंध में रूसो का ये मत है कि जो सर्वोच्च शक्ति है वह वास्तव में जनता में निहित होती है, और यही कारण है कि रूसो को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का विरोधी कहा जाता है.
जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि रूसो की रचनाओं में सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक उल्लेखनीय रचना है और यही कारण है कि उन्हें एक सोशल कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट के रूप में जाना जाता है। रूसो की बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी का सार है तथा इसी ग्रंथ के माध्यम से वास्तव में रूसो ने अपनी सामान्य इच्छा यानी जनरल विल के सिद्धांत को डिफाइन किया। जीन जैक्स रूसो की पॉलिटिकल फिलॉसफी में वास्तव में व्यक्तिवाद, समाजवाद, निरंकुशतावाद, लोकतंत्र संबंधी जो विचार हैं वह एक साथ दिखाई देते हैं और यही कारण है कि बर्गसन ने कहा है कि डेकार्टे के बाद मानव मन पर सबसे अधिक प्रबल प्रभाव रूसो का है। उसने अपनी मौलिक प्रतिभा की छाप राजनीतिक, साहित्य, शिक्षा और धर्म सभी पर छोड़ी है। इसी तरह से वाहन का भी ये मत है कि अरस्तु की पॉलिटिक्स के पश्चात सोशल कॉन्ट्रैक्ट राजदर्शन पर लिखी हुई सबसे अधिक मौलिक और विचारों की दौड़ में सबसे अधिक समृद्ध रचना है। डायल ने इस संबंध में कहा है कि घोर दुविधा तथा असंतोष के काल में रूसो ने यूरोप के सामने एक पुराने जर्जरित ढांचे की व्यवस्था को नष्ट कर देने का औचित्य पेश किया और विनाश के पश्चात प्राप्त करने के लिए एक आदर्श उसके सामने रखा। इट हैज़ बीन रिमार्क्ड फॉर हिम that it is hardly an exaggeration to say with Lanson that he is to be found at the entrance to all the paths of leading to the present. Weber says that he has been hailed as the philosopher who has been most deeply into the nature of the state since Plato. Morley says he is said to be a great thinker, one of the greatest. He never enjoyed the distinctions of knowing how to think. Carl Friedrich says no one in the history of the political theory is more strongly identified with the problem of equality and the belief in the common man than Rousseau. उनके राजनीतिक दर्शन ने कई विद्वानों को, विचारकों को प्रभावित किया और सभी ने उनकी प्रशंसा मुक्त कंठ से की। यद्यपि यत्र तत्र उनकी आलोचना भी की गई, लेकिन उनके विचारों ने सबको समान रूप से प्रभावित किया और कहा जा सकता है कि लैंसन के इस कथन में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आधुनिक युग को लाने वाले समस्त मार्गों के द्वार पर हम रूसो को ही खड़ा पाते हैं। उनके योगदान के संबंध में एक आम सहमति पाई जाती है। अच्छा, उनके संबंध में ये बात भी ध्यान देने योग्य है कि उनकी जितनी प्रशंसा की गई उतनी ही उनकी आलोचना भी दृष्टिगोचर है। जैसा कि मैंने अभी कहा था, कई विद्वानों ने ऐसा माना है कि रूसो को प्लेटो के बाद एक ऐसा महानतम दार्शनिक माना गया है जिसने राज्य की प्राकृतिक अवस्था में बड़ी ही गहराई से झांका है। रूसो को स्वतंत्रता एवं लोकतंत्र का अग्रदूत माना जाता है। उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी, पॉलिटिकल थिंकिंग से प्रभावित होकर कॉन्स्टेंट ने कहा है कि रूसो प्रत्येक प्रकार के निरंकुशतावाद का मित्र था और दूसरी ओर व्यक्ति का तीव्र पोषक। इनमें से किसी भी आदर्श का परित्याग करने वाला वह नहीं था, या ये कहें कि वह तैयार नहीं था। और यही कारण है कि उनके बारे में कहा जाता है कि राजनीतिक विचारों के इतिहास में समानता, स्वतंत्रता, सामान्य व्यक्ति में विकास की भावना से कोई भी विचारक वास्तव में इतना घनिष्ठ रूप से संबंधित नहीं है जितना कि रूसो। फिर भी ये आश्चर्य की बात है, विद्वानों ने ऐसा माना है कि जिस व्यक्ति के बारे में इतने विरोधी और विवादास्पद विचार प्रकट किए गए हों, वहीं पर उनकी रचनाओं की प्रशंसा भी की गई। कहा गया कि वह एक दैदीप्यमान और स्पष्टवादी सुंदरतम गद्य लेखक हैं। समूचे राजनीतिक चिंतन के इतिहास में प्लेटो के बाद ऐसा उत्कृष्टतम लेखक वास्तव में कोई नहीं हुआ है। विद्वानों का ऐसा मानना है कि जितने गहन एवं विविध विषयों पर रूसो ने चिंतन किया है, उसके दर्शन को समझने के लिए वास्तव में पहले उस पर मनन करना पड़ेगा, तभी ज्ञानार्जन संभव है। यही कारण है कि जब रूसो प्राकृतिक मनुष्य का उल्लेख करता है या उसका वर्णन करता है तो मानव वैज्ञानिक उसको आदिम मनुष्य कहते हैं, वहीं मनोवैज्ञानिक उसको अपरिवर्तनशील मनुष्य कहकर
पुकारते हैं, नीति शास्त्री उसको आदर्श मनुष्य कहते हैं। आदर्शवादियों के लिए जहाँ रूसो का आदर्शवादी स्वरूप महत्वपूर्ण है, वहीं व्यक्तिवादी भी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहे हैं। उसने निरंकुशतावादियों पर तथा लोकतंत्र विचारधारा के समर्थकों पर भी अपना प्रभाव समान रूप से छोड़ा है। अगले वीडियो में रूसो के संबंध में कुछ और महत्वपूर्ण संदर्भों को डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज एकेडमी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन लाइफ। आज के सेशन में हम